नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द साइंस एरा में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम जेएसएससी सीजीएल द्वारा जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था, संयुक्त तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जिसको इन शॉर्ट आप सभी लोग बोलते हैं जेएसएससी टेक्निकल वैकेंसी, तो बेसिक उसी का ही क्लास उसी का आज पहला क्लास है। तो इसमें पहली क्लास में हम लोग मैथ्स की सिलेबस के बारे में तो बात कर ही चुके थे पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्लासेस में। ठीक है, तो अब आज यहाँ से बात करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो कैसे अब स्टार्ट होगा। तो पहला जो टॉपिक है, आप भी देखे होंगे कि सिलेबस में लिखा हुआ है लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा ही हम आज का पहला क्लास जो है आपका लीनियर अलजेब्रा से ही शुरू होता है। बेसिकली आप सभी को हम बता दें कि हमारा जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस जो हैं सेम टाइम पर आज ही के दिन स्टार्ट हो चुकी हैं। आप सभी जल्दी से जल्दी बैच में इनरोल होइए ताकि इसका फ़ायदा जितना जल्दी आप उठा पाएँ उतना बेटर होगा, क्योंकि आपका प्रिपरेशन अगर स्लो हो जाएगा तो फिर दिक्कत तो बढ़ेगा ही। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग से ही आप बैचेस में इनरोल होइए। जो लाइव क्लासेस आ रहे हैं लाइव चेक कीजिए, जो रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग के थ्रू अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, लेकिन प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कीजिए क्योंकि ये सुनहरा मौका है। क्योंकि इसके अगर ये मौका अभी छूटा तो फिर मुश्किल है कि और कोई आपको दूसरा मौका मिलेगा। प्लस पॉइंट ये है कि हमारा जो सिलेबस है और ये जो सिलेबस दिया है जेएसएससी ने, आप ध्यान से जाकर देखे होंगे कि ये सिलेबस एकदम पीजीटी के सिलेबस से बिल्कुल टैली करता है। मतलब एक तरह से कहें कि एक तीर से आपका दो शिकार हो जाएगा। माने एक सिलेबस की तैयारी करते हुए आप 2-3 एग्जाम का एक साथ फुलफिल तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप तैयारी का शुरुआत कर दीजिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे लीनियर अलजेब्रा में मेन स्टार्टिंग कहाँ से होगा। बेसिक अगर देखा जाए, यानी जहाँ से हमको वार्म अप करना है वो हमारा पार्ट हो जाएगा मैट्रिक्स से। ठीक है, मैट्रिक्स थ्योरी से। तो शुरुआत करेंगे, पहले हम सिलेबस को डिटेल कर देते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। क्या उसमें एक्चुअली देखिए सिलेबस तो बहुत कॉम्पैक्ट किया है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिटेल जाना ही पड़ेगा ताकि बहुत चीज़ क्वेश्चन कैसा भी घूमे आराम से बन जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स जो थ्योरी है या लीनियर अलजेब्रा का हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस में क्या क्या चीज़ रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स से आप शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आपको क्या क्या चीज़ देखना है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहला चीज़ टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी रहेंगी। टाइप ऑफ मैट्रिसेस अगर आप देख रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी इसका देखना ही पड़ेगा साथ में, एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ से आप आगे बढ़िएगा, फिर इसके बाद आपको देखना होगा डिटर्मिनेंट, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से लिंक होकर निकलेगा। जैसे आपको पूछा जाएगा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन डाला है, लिखा है कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बट वहाँ पर एक अननोन वैल्यू का आपको पूछा जाएगा, इसका वैल्यू क्या है। अभी हम क्वेश्चंस दिखाएंगे कि कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है वो सारा चीज़। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप चलेंगे, ये हिडन पार्ट है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपका सिलेबस में लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, जब भी आप मैट्रिक्स थ्योरी या लीनियर अलजेब्रा पढ़ें इसको पढ़ना नेसेसरी है, क्योंकि इसके बगैर आपका क्वेश्चन छूटेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, जो लोग जेट का प्रिपरेशन भी किए होंगे ना उनको पता होगा कि यहाँ का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आइगन वैल्यू वेक्टर। ठीक है, इसी में आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिलेबस में डायगोनलाइजेशन दिया हुआ तो है, इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है। फिर इसमें जो मेन थ्योरी है, जैसे आप डायगोनलाइजेबल किसी मैट्रिक्स को कैसे चेक कीजिएगा, बस उस सब चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला चीज़ आएगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसका छोटा छोटा क्वेश्चन निकलता है, एंड
इनर प्रोडक्ट। कुछ ऐसा सिलेबस को हम जोड़ रहे हैं ताकि आपका एक एग्जाम के साथ साथ दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन आसानी से हो जाए, ठीक है। तो ये छठा सातवां में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ रहा है ये सब एक्स्ट्रा पार्ट में आता है। इसमें एक और चीज़ आता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, वो भी हम लोग टाइम टू टाइम इसी में देख लेंगे। जैसे डायगोनलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद जेसी फॉर्म देख लेना है, क्योंकि जेसी फॉर्म छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, छोटा सा टॉपिक और मुश्किल से एक आध क्लास का होगा, आराम से हो जाता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स से, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स के बारे में सबको ऑब्वियस है, पता है मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें आप रो और कॉलम देख पाते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं उसको रो और कॉलम के हेल्प से आपने अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। शेप इन जनरल आपको याद होगा, ABCDEF ये हो गया। इस मैट्रिक्स का आप साइज अगर पूछा जाए तो साइज आप लोग बता सकते हैं कितना साइज होना चाहिए, 2/3। ये जेनरिक है, वार्म अप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत बेसिक क्लास 12 में चले जाएंगे। क्लास 12 में जाने का कोई मतलब नहीं बनता, उतना चीज़ आप सभी को आता है ना। जो हमको बताना है वो हमारा ये चीज़ है। आप लोग देखे होंगे बुक में बहुत बार इस तरह से एक्सप्रेशन को लिख के देता है, AIJ M/n, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है ना इसी तरह का बना के देगा वो। अब इस नोटेशन को आपको समझना पड़ेगा कि AIJ लिखने का मतलब क्या हो रहा है। AIJ में ये जो I होता है ये असल में किसको इंडिकेट करता है, रो पोजीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये जो J है ये आपका कॉलम पोजीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो टाइप देखेंगे, टाइप के साथ साथ हम प्रॉपर्टीज़ भी लिखाते चलेंगे ताकि से जो क्वेश्चन रहेगा वो प्रॉपर्टी से आराम से सॉल्व हो जाए हम लोगों का, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। सबसे पहले देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ये दो चीज़ तो होता ही है। रो मैट्रिक्स में हम लोग क्या जानते हैं कि एक रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में सिंपल सा एक कॉलम हो जाएगा, ठीक है। इट कंटेन्स सिंगल रो। अब उसका साइज कितना भी बड़ा हो सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे अगर आप एग्जांपल लेना चाहें, एक सिंगल रो लेके चल रही है 1 2 3 4, ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से सेकंड में अगर हम कॉलम मैट्रिक्स में चले तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि सिर्फ एक कॉलम उसमें आ जाता है, एक ही कॉलम को वो कंटेन करके रखेगा। इट कंटेन्स सिंगल कॉलम, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल इसी को उलट देते हैं, 1 2 3 4, है ना। चलिए लिख लीजिए इतना भी। हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में, और स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे हम अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड करके कैसे याद रखेंगे, वही चीज़ अभी समझना है इसमें, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप लोगों को याद होगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हो रहा है, जिसका रो और कॉलम दोनों सेम है ना। अब उसका हम धीरे धीरे पार्टीशन करते हैं कि उसको कितने आप कैसे कैसे टाइप्स आपको वहाँ से जनरेट कर पाओगे। तो सबसे पहला जो है आप देखिएगा, इसमें पहले आपको मिलेगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है।
डायगोनल मैट्रिक्स आप सभी जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। हम जनरली 3x3 ऑर्डर से ही बताएंगे अभी, वो हमारे लिए आसान भी हो जाता है। A B C 0 0 0 0 0 0, ये हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगर हम इसी में चलें, नेक्स्ट जो आप टाइप देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या आएगा, स्केलर मैट्रिक्स में ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के जितने एंट्रीज होते हैं सारे के सारे हमारे कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो A 0 0 0 A 0 0 0 A, ठीक है। और फिर इसके बाद एक मोर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम चलें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, बस एक छोटा सा चेंज हो जाता है, हाँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो ABC हम लिख रहे हैं, जो नेसेसरी नहीं है कि वो ABC आपका 0 ही होगा, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ABC कभी कोई 1 0 हो जाए, तीनों 0 हो जाए, 2 0 हो जाए, उससे कोई इशू नहीं होगा। सेम स्केलर में उसी तरह से काम चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। अब यहाँ से 3 डिफरेंट मैट्रिक्स लेते हैं, उन तीनों मैट्रिक्स को उनके स्ट्रक्चर के साथ उनका प्रॉपर्टी भी रीड आउट कर लेंगे, ताकि हम लोग को अभी जो क्वेश्चन हम देने वाले हैं उसमें आराम से वो बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है DM, फिर आएगा UTM एंड नेक्स्ट आता है LTM। DM कहने का मतलब क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। UTM यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे तीनों में क्या वेरिएशन मिलता है, उनकी क्या प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी मिलती है, वो सब चीज़ को अच्छे से देखना है यहाँ पर। ओके, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स हम जनरलाइज रखेंगे, लेकिन 3x3 में हम लोग याद रखेंगे। जितना भी क्वेश्चन मिलेगा ना वो जनरली 3x3 ऑर्डर पे ही बना के देता है। 3x3 मैक्सिमम जाएगा तो 4 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का क्वेश्चन जनरली रैंक का क्वेश्चन निकाल के देगा। 3x3 ऑर्डर में ही आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी पूछेगा, और जितना भी तरह का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का क्वेश्चन है सब 3x3 में रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ रहेगा, ये याद रहेगा तो आसानी से हिट हो जाता है तुरंत क्वेश्चन। देखिए A 0 0 0 B 0 0 0 C, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा पार्ट है। सबसे पहला चीज़ इसका डिटर्मिनांट क्या होगा। डिटर्मिनांट आप याद रखेंगे, डिटर्मिनांट हमेशा आता है इसके डायगोनल एंट्री का प्रोडक्ट। ध्यान रखना है प्रिंसिपल डायगोनल, ऐसा नहीं कि ऑफ डायगोनल बोल रहे हैं। ऑफ डायगोनल मतलब ये वाला, ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल डायगोनल होगा, ये वाला पूरा। तो क्या आ जाएगा, A इंटू B इंटू C हो जाएगा। फिर इसी में अगर हम आपको पूछे इसका ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस यानी कि डायगोनल एंट्री का सम होता है, ये हर मैट्रिक्स में सेम ही रहेगा, A प्लस B प्लस C। फिर इसमें हम पूछेंगे आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू क्या आता है, हमेशा ध्यान रखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्री होते हैं वही उसके आइगन वैल्यूज होते हैं, A, B, C, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है देखेंगे, A B C D E F और ये नीचे में सब जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है अपर ट्रायंगुलर में
जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ठीक नीचे का सारा एंट्री कैसा रहेगा, वो 0 हो जाएगा। ऊपर में कोई भी एंट्री हो सकता है, इन ABCD जो हम लिख रहे हैं इसमें कुछ भी एंट्री आ सकता है, वो कोई इशू नहीं उससे। यहाँ भी डिटर्मिनेंट कैसे याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट आपको रखना है A इंटू बी इंटू सी, ठीक है। ट्रेस की बात करेंगे तो ट्रेस में हमारे पास क्या आएगा, सेम वही प्रोसेस है, A प्लस बी प्लस सी। अब अगला चीज़ क्या आएगा, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू भी उसी तरह से A, B और C रहेंगे, ओके, ठीक है। जितने लोग लाइव हैं थोड़ा ध्यान देंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। कोशिश कीजिए अपनी कॉपी में उसका स्ट्रक्चर लिखने का, कैसे वो होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके डिटर्मिनेंट, ट्रेस, आइगन वैल्यू क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे वो आएगा। इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है, आपका जो यही मैट्रिक्स रहेगा इसी टाइप से आप डायगोनल में रखिए ABC, और ठीक इसके नीचे में जो एंट्री रखना है रख सकते हैं DEF, और ऊपर में सारा एंट्री 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम पूछेंगे इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, बताइए। बिल्कुल सेम वही आएगा, A डॉट B डॉट C, ओके। सेम उसी तरह से अगर हम इसके ट्रेस की बात करेंगे तो ट्रेस में भी वही है, A प्लस बी प्लस सी। और नेक्स्ट आ जाएगा आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं है, वही A, B और C होने वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारा आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आप जानते होंगे कि हम लोग किस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलते हैं, जो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है ना। A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक तरीका बताएंगे, किसी तरह से आपको अगर कभी पूछा भी जा रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देना है तो आप कैसे जनरेट करोगे, बहुत आसान है, सिंपल सा तरीका होगा। देखिए कोई भी 3x3 या 2x2 जैसे आपको जनरेट करना है वैसे कर सकते हैं। डायगोनल एंट्री में आपको जो रखना है रख लीजिए, कोई इशू नहीं है, 1 2 3 हम रख लिए, ठीक है। अब ध्यान देंगे ऊपर पार्ट में जो है ठीक वही चीज़ नीचे भी आता है पैरेलली, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ हम 5 लिखें तो ठीक इसी पोजीशन पर 5 आएगा, ओके। यहाँ अगर आप 7 लिख रहे हैं तो बिल्कुल इस कोना में 7 आएगा, और यहाँ अगर आप 4 लिखें तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, ठीक है। होता कैसे है आपको याद भी होगा कि A जो है अपने ट्रांसपोज के अगर बराबर है तो उसमें हम लोग ये बात जरूर बोलते थे कि AIJ जो है वो AJI के इक्वल होता है। मतलब अगर हम बोलें कि A12 का वैल्यू किसके बराबर आएगा तो आप हमेशा बताते थे कि A12 A21 के बराबर होता है, ये सब में वही होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका पोजीशन नंबर क्या आएगा 21, और इधर का पोजीशन नंबर ये कितना है 1 2, सॉरी ये 21 होगा, ऊपर वाला 1 2 होगा, उल्टा बताते रहते तो सेम हुआ। फिर उसी तरह से अगर हम इसमें चलेंगे इसका पोजीशन नंबर कितना आएगा 1 3, और इसमें से देखिएगा 3 1, सेम हुआ। सेम वही बात है इसमें, देखिए यहाँ 4, इसका पोजीशन नंबर कितना बन रहा है 2 3। अब इधर से अगर हम चेक करें तो यहाँ का पोजीशन नंबर कितना है 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो यही आइडिया है इसका कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप जनरेट कर रहे हैं तो डायगोनल एंट्री में स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं होगा, स्क्वायर ही होना चाहिए, ओके। डायगोनल एंट्री इस तरह से आया, आपका ध्यान रखना है जो आप ऊपर रख रहे हो बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट इधर होना चाहिए, है ना। अब जैसे आप कुछ और प्रॉपर्टीज इसमें लिखा देते हैं। A इज सिमेट्रिक, देन हमेशा ध्यान रखना है कि AIJ जो है
ए जे आई के इक्वल ही रहेगा फॉर ऑल द आई नॉट इक्वल टू जे। यहाँ भी लिख दीजिएगा आई नॉट इक्वल टू जे। आई जे सेम रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा नंबर, ए अगर सिमेट्रिक है देन ए प्लस आपका ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। तीसरा आएगा, ए अगर सिमेट्रिक आ रहा है देन ध्यान रखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज भी आपका सिमेट्रिक होगा। इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन है, एक और मैट्रिक्स कर लेते हैं फिर सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। दूसरा जो आपका मैट्रिक्स आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी और भी हैं, आइडेम्पोटेंट है, निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो जैसे जैसे हम लोग अभी जितना चीज़ पढ़े हैं उससे कितना क्वेश्चन बना पाते हैं पहले उसको देखते हैं, है ना, कितने तरीके से सॉल्व होगा, फिर उसके बाद आगे और बढ़ेंगे, उनको धीरे धीरे हम रिलेट करते चलेंगे। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या आएगा, आपको याद होना चाहिए कि ए, हाँ क्या होता है, हाँ बिल्कुल, ए जो होता है अपने ही ट्रांसपोज के नेगेटिव पार्ट के इक्वल रहेगा, माने ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, है ना। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर इसको आप कैसे जनरेट करेंगे, इसके डायगोनल एंट्री में कौन सा मेंबर रहता है, किसी को याद होगा? यूट्यूब में भी बताइए, जो लोग लाइव हैं वो बताइए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ये डायगोनल एंट्री होता है यहाँ पर हम लोग क्या फिल करते हैं, क्या चीज़ रहता है? नहीं, आइडेंटिटी तो कैसे होगा, आइडेंटिटी नहीं होता है। याद कीजिए, बहुत छोटा सा क्लू है, क्योंकि इससे हेल्प, इसी के हेल्प से आपका क्वेश्चन बन जाता है बहुत सारा चीज़। देखिए हम एग्जाम्पल से ही समझा रहे हैं, ठीक है, फिर पकड़िएगा कि ये वाला मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। पहले हम डायगोनल में हम कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पर 3 लिखे तो इस जगह -3, यहाँ 4 तो यहाँ -4, यहाँ 5 तो यहाँ -5। बस एक बार आइडिया की लगाइए कि जो हमारा मैट्रिक्स है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या वो अपने इस चीज़ को होल्ड कर रहा है? इसका तरीका क्या था, आप याद कीजिए, जब भी हम लोग बोलते थे ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, देन ये चीज़ हमेशा आता था कि ए आई जे जो है वो माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल हो जाता था फॉर ऑल द आई नॉट इक्वल टू जे, है ना। अगर अब इसमें सोचिए, अगर हम इसमें कुछ एंट्री लगा देंगे तो फिर ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होगा, इसमें ये माइनस साइन उसको डिस्टर्ब बना देगा। छोटा से इसके थ्रू देखिए, अगर मान लेते हैं बाई चांस हम ये करें 1 2, यहाँ पर ले लेते हैं -3, यहाँ +3, ये हो गया हमारा ए, ठीक है। अब टेस्ट करना है कि इसके डायगोनल एंट्री में 0 होगा कि ये कोई दूसरा एंट्री हो सकता है कि नहीं। तो ए का ट्रांसपोज लेके देखिए, ए ट्रांसपोज जैसे ही हम करेंगे 1 -3 3 2 हो गया। अब क्या करना है, माइनस लगाना था, माइनस इंटू ए ट्रांसपोज। जैसे ही माइनस लगाएंगे तो माइनस, यहाँ -3, यहाँ 3 और यहाँ -2, दोनों डिफरेंट हो गया। ए अपना कुछ ये था, ए ट्रांसपोज कुछ और बन गया, ये होना तो चाहिए था दोनों को सेम, सिमेट्रिक अगर बोल रहे हैं। तो इसी जगह अगर यही सिचुएशन को हम इतना करें, यहाँ कर दें 0, तो सारा कहानी खत्म। इसको करिए 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। अब अगर मैच करेंगे माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो हम लोग का ये वैल्यू मिल रहा था और ए का वैल्यू क्या है, ये दोनों सेम हो गया। इसीलिए ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहे हैं, ध्यान रखना है, स्क्यू हर्मिशियन भी होता है, हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक या रियल स्क्यू सिमेट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ओके। इसमें
इसको हम इधर ले आते हैं। ये छोटा होने वाला चीज़ अभी आप लोगों को क्रमशः क्लास में दिखते रहेगा, हम बार बार छोटा करते रहते हैं। ए आई जे एंड इसी में ऐड कर इक्वल टू 0 फॉर ऑल द आई इक्वल टू जे। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को बात कर लेते हैं, क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। पहला आइडिया तो एकदम सीधा सीधा लग गया कि जब भी हमारे पास सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा तो ये दो चीज़ डेफिनेटली होल्ड करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कभी भी आपको मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए बोले तो ऐसे ही जनरेट करेंगे, डायगोनल एंट्री में 0 रखें और बाकी ऊपर जो रखेंगे उसका नेगेटिव पार्ट। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी इसमें लिख लेंगे, ऐसे तो इसी में ऐड करा देते हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट ये रहेगा कि A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो तभी होता है जब आप बता पाते हो कि A जो है माइनस ऑफ A ट्रांसपोज के बराबर होगा। दूसरा चीज डायगोनल एंट्रीज, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री लिखते हैं, ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। यहाँ ध्यान रखेंगे ब्रैकेट में आप लोग रियल लिख लेंगे। ठीक है, हर्मिशियन में इमेजिनरी भी आ जाता है। आर 0। तीसरा चीज क्या आएगा, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A is skew symmetric matrix। ठीक है, इसका आइगन वैल्यू याद है अंशु? 0 और इमेजिनरी होता है। इसमें एक और चीज़ ऐड कर दीजिएगा, इसका जो आइगन वैल्यू होता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछ देता है, आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज क्या रहेगा, प्योरली इमेजिनरी 0 या फिर 0 और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़ है जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नहीं लिखा है, यही आइगन वैल्यू वाला चीज़, उसको भी ऐड कर दीजिए, उसी में जगह तो है ही होगी। 4th नंबर में इसको ऐड कर देंगे। आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आपको एडवांस लेवल पे अभी नहीं मिलेगा, अभी हमारा वार्म अप चल रहा है, तो हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को हैंडल करेंगे जिनमें कुछ हल्का सा ट्रिक होगा, कुछ हल्का सा कॉन्सेप्ट होगा, बस वही सब क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जैसे आपके सामने पहला जो क्वेश्चन दिखा हुआ है, ए आपको हम दिए हुए हैं
और इधर मिल रहा है हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ए स्क्वायर, इसी तरह से अप टू इन्फिनिटी तक ये चलते चल रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि इस सीरीज का जो सम है वो किसके बराबर होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, बहुत सीधा सा चीज़ है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि सीरीज समीशन पूछ रहा है, तो सीरीज को एक बार जरूर हम लोग देखेंगे कि वो सीरीज आपका कैसा क्या ज्योमेट्रिक सीरीज है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज अगर दिखे तो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसमें याद कीजिएगा इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज आपका कैसे दिखता है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, इसी तरह से ये मिलते चलते चलता है ना। अब ये जो सीरीज़ है इसका सम कैसा आता है, इसका जो सम आएगा वो आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, इफ आर इज लेस देन 1। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो जब हमारे पास ये जो लिखा हुआ है आइडेंटिटी ए प्लस ए स्क्वायर, तो सबसे पहला नंबर इसी में हम लोग को ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ था, एफ एक्स आपको दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक, इसका जो सम है हम जान रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम बात करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये एफ ए की बात होगी, तो एफ ए क्या हो जाएगा, जो 1 है उसके लिए आप यूज करेंगे आइडेंटिटी अपॉन इस 1 के लिए भी आइडेंटिटी, और x के जगह पर आप a पुट करेंगे। ठीक है, अब देन अल्टीमेटली पूछा क्या गया है, आइडेंटिटी इनटू, इसको इन्वर्स में हम ला सकते हैं, वह आइडेंटिटी माइनस a का इन्वर्स, क्योंकि मैट्रिक्स में तो हम कभी नहीं देखे ना कि ऐसा डिवीज़न में आएगा। हमें अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका सीधा मतलब होता है कि वो इन्वर्स पूछ रहा है उसके बारे में। ठीक है, अब इसका हमको ये इन्वर्स को निकालना है और आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट करना है। तो इतना तो कॉमन चीज़ है कि आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करेंगे तो वही आएगा। तो कुल मिला के आपको सिर्फ सॉल्व करना है आइडेंटिटी माइनस ए का इन्वर्स, इसी चीज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहला चीज़ आप क्या करेंगे, इसमें हम लोग को बोला गया है आइडेंटिटी माइनस ए इन्वर्स को निकालने के लिए आई माइनस ए। तो पहला काम क्या करेंगे, आई माइनस ए फाइंड आउट करना है, आई माइनस ए, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स अपने पास जो दिया होता उसको यूज करेंगे 1 2 3 4, यहाँ कितना आ गया 0 -2 -3 और ये -3, इतना ही कुछ आएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, होना तो वही चाहिए। ठीक है, अब बात हो गया कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए एकदम याद होगा कि बीएससी के टाइम पर बहुत छोटा सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे 2x2 के लिए। तो देखिएगा क्या है फॉर्मूला। जब कभी हमारे पास 2x2 ऑर्डर का इस तरह का कोई मैट्रिक्स मिल रहा है ABCD, ठीक है, पता चला कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दिस इज नॉन जीरो, कंडीशन तो याद होगा कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तभी तो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये इम्प्लाई कर गया कि आपका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स हम निकालते कैसे थे, ए इन्वर्स के लिए हमारा फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ बात उठा कि एडजॉइंट कहाँ से निकालें, तो एडजॉइंट के लिए हमारे पास तरीका है डिटर्मिनेंट तो उसी तरह से जैसे आता है वैसे ही आएगा। देखिएगा, इसी को सीखना है। जो डायगोनल एंट्री है प्रिंसिपल डायगोनल में, उसमें उसको बस इंटरचेंज करते थे, डी ए हो जाएगा, और उसके बाद बाकी जो ऑफ डायगोनल में जो एंट्री बचा हुआ है बी और सी, बस उसके साथ आपको माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है, काम खत्म, आपका डिटर्मिनेंट इन्वर्स एग्जिस्ट आ गया है। इतना ही काम करना था उसमें, है ना। तो अब इसको देखिए उसी में यूज करते हैं, कैसे आ जाएगा। हमारे पास i माइनस ए जो आया हुआ है
वो मिला था 0, -2, -3 और यहाँ भी -3 था क्या? हाँ -3 ही, ठीक है, -3। तो इसका अगर इन्वर्स पूछेगा तो हम क्या करेंगे? पहला काम सीधा सीधा है, डायगोनल एंट्री को इंटरचेंज कीजिए। जो ये वाला -3 ऊपर चला गया, 0 नीचे आ गया, बाकी दोनों एंट्री में आपको सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, हो गया। अब नीचे में इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? डिटर्मिनेंट बताइए। इधर से 0 और उधर से 6, तो अल्टीमेटली -1/6 इंटू -3, 2, 3 एंड 0। अब हम लोग चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, क्योंकि आंसर जैसा ऑप्शन में है उसी हिसाब से देना भी पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आ गया 1/2 -1/3, यहाँ आ जाएगा -1/2 और ये 0। तो फाइनली हमारे पास ऑप्शंस देखेंगे एक बार क्या मिल रहा है। इस एंट्री में 0 होना चाहिए, तो देखिए किस में 0 था। सी वाला ऑप्शन हम लोग का प्रॉपरली मैच कर रहा है ना। तो यही है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको हम पहचान गए तो हमारा काम हो गया। ये ज्योमेट्रिक सीरीज, इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, बस उसको याद रखना था, हो गया, ठीक है। बाकी सब कॉन्सेप्ट तो आप लोग को पता है कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है ना। चलिए कर लीजिए। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपका किसी एक हमको लग रहा है यूजी लेवल, पीजी लेवल का कोई एग्जाम में पूछा गया था, उसका ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रॉपर्टी इसके साथ एक प्रॉपर्टी इनबिल्ट कर दिया है कि बी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको बताना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा घुमावदार नहीं पूछा है, कोशिश करेंगे क्या होना चाहिए। अब इतना ध्यान रखिएगा, जब भी कोई मैट्रिक्स है उसको उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिलता है ना। चाहे उल्टे साइड से करें या लेफ्ट या राइट, जैसे भी करना है। और दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। तो आइडिया क्या होना चाहिए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इतना तो समझ में आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम करें तो बेसिकली हम क्या करना चाहेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे। अब ये नॉर्मल होल स्क्वायर की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है ना। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होगा, a को a से ए स्क्वायर, a को फिर b से, फिर उसके बाद b को a से करेंगे और नेक्स्ट में क्या आएगा b स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसी में से हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, इसी को देख करके। पूरे एक्सप्रेशन में देखिएगा a स्क्वायर b स्क्वायर दिख रहा है, बीच का एलिमेंट नहीं है ना। तो ऐसे तो हिडन ट्रायल अगर लगाया जाए तो सीधा सीधा क्या समझ में आ रहा है, ये वाला होना चाहिए, ऐसा फील हो रहा है। अब इस इंट्यूशन को हम सही साबित कैसे करेंगे, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा, हम लोग देख रहे हैं कि b इक्वल टू माइनस ए इनवर्स इंटू बी इंटू ए लिखा हुआ है। हम चाहें तो इधर a से मल्टीप्लाई करके इसको छोटा कर दें, तो a इंटू बी माइनस ए इंटू ए इनवर्स इंटू बी इंटू ए। तो इतना तो समझ में आ रहा है, ये आइडेंटिटी होता है और इसका सीधा मतलब है कि ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ए बी प्लस बी ए करें तो वैल्यू क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये एंट्री ऐसे ही ख़त्म। तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का चीज़ है, आप देख लिए हो जाएगा तुरंत, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का जो भी आएगा वो सिंगल करेक्ट रहता है, तो हेक्टिक नहीं रहेगा उसमें।
जो भी क्लास का स्लाइड होगा ना, ये सारा स्लाइड्स हम लोग ऐप में अपलोड करते चलेंगे। जैसे प्रीवियस जेट का एग्ज़ाम में सारा स्लाइड्स अपलोड होते चल रहा था, उसी तरह से यहाँ भी वही होगा कि जितना भी हमारा मटेरियल है सब के सब ऐप में अपलोड होते चलेगा। आफ्टर द क्लास एक डेढ़ घंटे के अंदर वो अपलोड हो जाता है सर। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। हाँ, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा टेक्निक सीखेंगे कि कैसे ऑप्शन से हटाना चाहिए हमको। हम लोगों को दिया है ए दे दिया है ना। अब पूछ रहा है कि a टू द पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n पर क्या होना चाहिए। मतलब a को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा। तो क्या हम n बार मल्टीप्लाई तो हम करने बैठेंगे नहीं, उतना टाइम तो मेरे पास है नहीं। हम क्या कर सकते हैं, जब बोल ही दिया है कि नेचुरल नंबर से शुरुआत करना ही है तो क्यों ना हम n इक्वल टू 1 लेके एक बार देखें। n इक्वल टू 1 लेके जो जो ऑप्शन मेरा हट सकता है हम हटा देंगे, और फिर जो बचेगा फिर n का वैल्यू और बढ़ाएंगे आगे, है ना। तो n का वैल्यू बाई चांस अगर आप सपोज कीजिए 1 रख दिए तो a मैट्रिक्स ही आता, है ना, a ही मैट्रिक्स आता। अब a मैट्रिक्स आता तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं 1 1 0 1। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन क्या क्या हट सकता है, सी ऑप्शन ही सिर्फ हटेगा, क्योंकि ए वाला मैट्रिक्स को देखिएगा 1 1 यहाँ है, यहाँ 0 है, लेकिन इस जगह 1 है और इस जगह हमारा 0 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, इतना तो पता चल गया। अब बाकी दोनों में अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ 1 1 यहाँ 0 ये हो गया, यहाँ 1 1 0 1, दोनों दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू फिर बढ़ाएंगे, है ना, n का वैल्यू फिर उसी तरह से इंक्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या है, n इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं तो फिर हम लोग को कैसे दिखेगा। n इक्वल टू 2 रखने का मीन्स क्या हो रहा है कि आप a स्क्वायर फाइंड कर रहे हो। ओके, तो a स्क्वायर इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 1 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, एक बार कोशिश कीजिए। मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्टली करना पड़ेगा, इसमें हम लोग टाइम नहीं ले सकते, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वाला इसके साथ सीधा आंसर 1 आएगा। फिर उसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा और इस जगह 1 आ जाएगा। ये मेरा स्पीड इसलिए है क्योंकि हम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार में फट से आ जाएगा, है ना। वो करते करते ही सारा स्पीड आता है। जितना भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम में जब हम न्यू कमर थे तो मेरे से भी टाइम लगता था हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसा नहीं है कि एकदम एक झटके के साथ बन जाएगा, ये टाइम प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डेप्थ नॉलेज जितना रहेगा, उतना ही वो जल्दी हमारा बनते चलता है ना। तो हड़बड़ाना नहीं है कि हम जल्दी बना रहे हैं तो हम लोग से क्यों नहीं बन रहा है, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनता है। अब देखिए ए स्क्वायर करने पर हमको ये मिल रहा है ना। अब हम क्या देख रहे हैं कि n का वैल्यू जब हम 2 रखें तब जाके हमको ये मिला था। तो एक फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम चले n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 0 2 और यहाँ आ क्या रहा है 1 1, मतलब सीधा मतलब है कि ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ठीक है, अब बी ऑप्शन को चेक कीजिए। बी ऑप्शन में अगर रख रहे हैं तो 1 1 2, n का वैल्यू 2 रखने पे एकदम सही सलामत मिल गया, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। हो गया, आगे बढ़ें। देखिएगा ये क्वेश्चन, अच्छा इससे पहले और कुछ इजी क्वेश्चन देखिएगा, तो देख लेते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने लायक है क्योंकि इसमें हम जो मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है हमारा मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को पहचानना मेन चीज़ है कि कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, क्योंकि वो मैट्रिक्स पहचान लिया आंसर तुरंत मिल जाएगा।
देखिए जब भी हमारे पास इस तरह का कोई मैट्रिक्स होता है, ज़ीरो क्या होगा, किसी आइडिया? हाँ, लोअर ट्रायंगुलर नहीं, अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर तो है ही है, वो तो है ही। उसके अलावा हम नहीं लिखा है, उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम लिखाए नहीं है, भले ही बोल रहे हैं। आपको याद होगा तो सोचिए, यूट्यूब में जो लोग हैं, जो लाइव हैं, वो लोग बताइए कि किस टाइप का मैट्रिक्स है ये। अपर ट्रायंगुलर तो है ही, इसके अलावा और क्या बोला जाएगा? आइडम्पोटेंट, नील पोटेंट, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल। हाँ, अब इसी को ध्यान देना है, ये वही मैट्रिक्स है। अगर आप देखेंगे ध्यान से इस मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स को आप नील पोटेंट कब कहते हैं? ए इज नील पोटेंट इफ ए टू द पावर के इक्वल टू 0, मतलब ए को आप के टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, पता चला 0 हो गया, है ना, तब जाके बोलते हैं कि ए हमारा नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा। और इस के को क्या बोलते हैं? के इज इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी, ठीक है। तो जब भी आपके पास ये मैट्रिक्स अगर रहता है ना कि a इज इक्वल टू 0 0 0 a, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये 2/2 ऑर्डर का है, हम बता दे रहे हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो पूरा 0 मैट्रिक्स बन गया, फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका जो इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी होता है वो हमेशा आपको 2 मिलेगा, मतलब कि a को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा आपको 0 मिलेगा। चेक करके देख लेंगे, हम वो मैट्रिक्स ले रहे हैं ना, 0 5 0, फिर उसी तरह से 0 5 0 0, मल्टीप्लाई करके देखिए आपको 0 ही मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, तो मिला। ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमको 0 मैट्रिक्स मिल गया। इसका मतलब ए कैसा मैट्रिक्स है? नील पोटेंट मैट्रिक्स है। नील पोटेंसी कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। अब एक बात हमको ये बताइए कि जब हमारा ए स्क्वायर अगर 0 आया तो फिर हम ए क्यूब के बारे में क्या बोल सकते हैं? वो भी 0 आएगा। ए क्यूब असल में लिखा तो यही ना जा रहा है कि ए स्क्वायर इंटू ए, एक ठो हमको पता है 0 हो चुका है, दूसरा वाला कुछ हो रहा है, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, 0, अल्टीमेटली वही 0 आएगा। तो घुमा फिरा के बात यही हुआ कि a का पावर n करें तब भी अपने को 0 ही मिलेगा, है ना। अब हमको इस पे आना है। देखिए जैसे f x के जगह a पुट करेंगे जहाँ 1 है उसके जगह आप आइडेंटिटी रखिए, x के जगह a, यहाँ a स्क्वायर, ऐसे ये चलते रहेगा a टू द पावर 16 तक। हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर का वैल्यू ही 0 हो चुका है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ से लेकर सारा टर्म खत्म, 0 हो गया। तो बचा क्या आपके पास? सिर्फ आइडेंटिटी प्लस a। अब इस दोनों को जोड़ देना है, तो आपके पास i प्लस a का फॉर्मूला के हिसाब से क्या बनेगा? i ऐसे ऐसे, कौन सा ऑप्शन सही है? जोड़ के देखेंगे तो कुल मिला के 1 5 0 नहीं, 0 नहीं, 1 आएगा, 0 6 कहाँ गया? अच्छा वो 0 है, सॉरी 0, यहाँ 1 होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो बस उतना ही देखना था। और यही चीज़ अगर 3/3 में रहता तो वहाँ भी वैसे ही निकलता, ठीक है, कर लीजिए। हाँ सारा चीज़ A to Z हम बोल रहे हैं ना, जितना भी हम पहला क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक का A to Z सारा चीज़ अवेलेबल है, रहेगा उसमें, है ना। वो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता निश्चिंत होकर आपको जितनी बार मर्जी जैसे पढ़ना है पढ़ते रहिए, सो के पढ़ना है सो के पढ़िए, खेल के पढ़ना है खेल के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ डाउट होगा एकदम ग्रुप बना ही हुआ है, वहाँ क्वेश्चन डालिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सिलेबस हम इतना तो श्योर कर सकते हैं कि 6 महीना के अंदर ख़त्म कर देंगे।
बहुत समय है, क्योंकि आप याद कीजिए पिछला बार भी जब इसका वैकेंसी आया था ना तो दिया था 2023 में, एग्ज़ाम शायद बाद में लिया है, एग्ज़ाम 25 आसपास लिया था। हाँ, इससे पहले भी एक हुआ था इसी टाइप का कुछ था, लेकिन उसका पोस्ट कम आया था। फिर एक साइंटिफिक ऑफिसर वाला भी हुआ था उसमें कम समय दिया था, लेकिन इसमें हम मान के चल रहे हैं कि 6 महीना समय लगेगा। अभी तो आपका प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ है। अभी 1 महीना आपको फॉर्म भरने में, फिर उसके बाद उसका करेक्शन विंडो ओपन होगा, तो ऐसा होते होते कुल मिला के 6 महीना है। इसको क्रैक करने के लिए 6 महीना से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। डर नहीं लगेगा, हम हम बोल रहे हैं ना, हाथ पकड़ लिए मतलब हम छोड़ेंगे नहीं। बाकी चीज़ का डरने का है ही नहीं, उसमें वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जीएस जो है, जीएस देखिए किसी भी सिर्फ एक बच्चे के लिए ऐसा थोड़े होगा कि सिर्फ हाँ एक ही आदमी को जीएस का परेशानी है। जीएस का परेशानी सबके साथ है, कॉमन प्रॉब्लम है वो सबके लिए। हाँ ऑब्वियस है, और 15 गुना वो लेना है उसको, तो हम 15 गुना में आने के लिए हम जीएस उतना पढ़ सकते हैं। भाई मैथ्स का स्टूडेंट है, ऐसे थोड़े है कि हम लोग से नहीं होगा। मैथ्स वालों के लिए होता है, सब होता है, आराम से वो हो जाएगा। बस चाहना है कि हमसे होना चाहिए, जैसे विल पावर आप मजबूत किए वो होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आगे। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले ना एक और छोटा सा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा हम लोग का है, ये आपका बेसिक डिटर्मिनेंट थ्योरी से आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसका बोल रहा है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू ऑफ के क्या नहीं होना चाहिए। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो के को क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसे पूछ रहा है। ओके, तो याद करेंगे शुरू में ही हम लोग देखें कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तभी जाके ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना। अच्छा, एक बात बताएंगे, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसको हम लोग कौन सा टाइप का मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर बोलते हैं, सही है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि अगर हमारे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो ए को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इससे रिलेटेड बहुत सारा अभी प्रॉपर्टी जुड़ता है। और यही चीज़ अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो ए को बोला जाएगा ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट यही यूज करना है। मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इफ द मैट्रिक्स हैज एन इन्वर्स देन द वैल्यू ऑफ के, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो हमारा दिया हुआ मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमको k का वैल्यू क्या मिलेगा। आप लोग सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए और k का वैल्यू चेक कीजिए कि k का क्या वैल्यू हम नहीं रखेंगे तो हमको डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो ही मिलेगा। आप लोग भी, जो लोग YouTube में लाइव हैं, वो लोग भी एक बार चेक कीजिए कि k का क्या ऐसा वैल्यू नहीं रखना चाहिए सो दैट कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही आए हमारा। कोशिश कीजिए। 4 या -4, थोड़ा ध्यान से, पक्का 4 ही आ रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक दोनों करो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लीजिए, कोई इशू नहीं है। अभी ही हम समय दे करके उसको सही सुधार सकते हैं, नहीं तो फिर से एग्ज़ाम के टाइम पे हड़बड़ा जाएंगे। डिटर्मिनेंट बस निकालना है इसका। हाँ वही तो बोले, -4 आ रहा होगा, है ना, वही बोले -4 आएगा। डिटर्मिनेंट निकाल रहे होंगे तो -1 बाहर निकला और उधर से निकला होगा 5k 3 चौके 12, फिर उसके बाद यहाँ -3 और इधर से निकला होगा 5 और वहाँ पर 3 हो गया, फिर नेक्स्ट में 2, फिर उसमें करेंगे तो यहाँ से निकलेगा 4 -k विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप सॉल्व करना है इसको। -5k -12 कितना हो जाएगा, 5 3 8 24 हो गया, 8 हो गया, यहाँ 2k नॉट इक्वल टू 0।
सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना मिल रहा होगा, 5 और इधर से हो गया हमारा 7 और हाँ -28 नॉट इक्वल टू 0। कुल मिला के इसको अगर इधर कर दें तो इतना हो गया, यानी कि k विल बी नॉट इक्वल टू -4। बस ठीक है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, k का वैल्यू -4 यहाँ पुट कर दीजिए, फिर डिटर्मिनेंट निकाल के देख लीजिए, वो भी एक रास्ता है। ठीक है, जिधर से चलना चाहिए उधर से चल सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा थ्योरी हम दे रहे हैं। बेसिकली मल्टीप्लाई करने से आ जाता है, लेकिन इसको याद कैसे रखिएगा। अच्छा, इसमें तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, वही तरीका है। अब n का वैल्यू देखिए, बोला क्या है, a कोई मैट्रिक्स दे रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n a टू द पावर n का वैल्यू क्या होगा। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए an क्या होना चाहिए। n कहाँ से ले रहे हैं, n सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 ये सब हम ले रहे हैं। हम एक काम करेंगे, ऑप्शन अगर हटाना चाह रहे हैं तो n का वैल्यू 1 रख लेंगे। n इक्वल टू अगर आप 1 कर लेते हैं तो उससे कौन सा ऑप्शन आपका हटेगा, बस उसको चेक कीजिए, आंसर आपको तुरंत मिलेगा। हम ये बोल रहे हैं कि हमको पूछा गया है a का पावर n करने पर इन चारों मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, अब हम नहीं चाहते हैं कि a को हम इतना टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो ये जो सही होगा तो सभी n के लिए सही होगा, इतना तो समझ में आ रहा है। तो n इक्वल टू 1 के लिए भी सही होगा, 2 के लिए भी सही होगा, 3 के लिए भी सही होगा। तो क्यों हम मल्टीप्लाई करें, हम टेस्ट करेंगे n इक्वल टू 1 करने पर, यानी कि n इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, a का पावर 1, कुल मिला के a मिलेगा, है ना। अब इसमें सिर्फ हम देखेंगे कि n का वैल्यू 1 रखने से कौन सा मैट्रिक्स हमारे a के बराबर आएगा, d आ रहा है, खत्म। यही देख के आंसर खत्म हुआ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना था, यही है तरीका। ठीक है, ऑप्शंस हटाना है तो वो सारा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा कि n जैसे ही पूछा ना कि पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर, पहला दिमाग में चलना चाहिए n इक्वल टू 1 और 2। 1 पे हम लोग ऑप्शन हटा दिए, एक सारे ऑप्शन हट गए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हट रहा है 2 सेम मिल गया, n इक्वल टू 2 पे करिए। जनरली 2 पर ख़त्म हो ही जाता है ऑप्शन आपका। ठीक है, तो इसमें इसीलिए इसका सीधा आंसर हम लोगों का यही आएगा। ओके, और भी क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, इसको तो हम बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा वाला क्वेश्चन मिलेगा ना इसमें, अच्छा यही पीछे वाला क्वेश्चन का तो थ्योरी तो काम कर जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसा है, ए जो है जब भी हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और इधर से आ रहा है कॉस थीटा, अगर हम a का पावर n कर रहे हैं तो वो क्या किया, सिर्फ n थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, कॉस n थीटा। ठीक है, ये याद रखना है, जब कभी भी आपको इस तरह का कॉस साइन का मैट्रिक्स मिले, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यही मैट्रिक्स देगा, कुछ और नहीं घुमाने वाला है वो। a का पावर n करेंगे, हमेशा थीटा के साथ n मल्टीप्लाई होना ही होना है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है हम लोग का, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ साइन अल्फ़ा और फिर यहाँ पर कॉस अल्फ़ा। कोई किंतु परंतु नहीं करना है, जब भी आपको ऐसा टाइप का मैट्रिक्स मिले कुछ नहीं कीजिए, एन अल्फ़ा माइनस साइन एन अल्फ़ा साइन एन अल्फ़ा और कॉस एन अल्फ़ा, यही बनता है ए का पावर एन करने पर। ठीक है, अब पूछा किस पे है, ए का पावर 32 पे, 32 पे पूछ रहा है, हम क्या करेंगे ए का पावर 32 लगाएंगे पहले नंबर, तो यहाँ बनेगा कॉस 32 अल्फ़ा साइन 32 अल्फ़ा, फिर माइनस साइन 32 अल्फ़ा कॉस 32 अल्फ़ा, इतना काम हो गया। अब इसके बाद पूछा है कि अल्फ़ा के किस वैल्यू के लिए ए का पावर 32 करें तो हमको ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उठाना शुरू करेंगे। ऑप्शन से फर्स्ट ऑप्शन को अगर मान लेते हैं, उठाते हैं, सपोज करिए ए इक्वल टू जो पाई बाय 32 दिया था, तो अल्फ़ा का वैल्यू ये है। अब बस उसमें पुट करके देखिए क्या वो मैट्रिक्स हमको मिलेगा। जैसे ही बनाएंगे ए का पावर 32 कॉस
32 इंटू पाई बाय 32। एक ही एंट्री से आपका काम हो जाएगा। कॉस पाई बनेगा, और कॉस पाई का वैल्यू कितना आता है, -1। तो ये नहीं होगा, हम एक ही एंट्री से करिए तो -1 यहाँ और आपको वहाँ 0 चाहिए, तो नहीं होगा, सीधा सीधा हट गया। तो ये ऐसे ही हटेगा। फिर उसी तरह से b = 0, c = दिस, और ऐसे ही करके आपको देखना है। जिसमें जो ऑप्शन हट रहा है हटाएंगे, और लास्ट में जो ऑप्शन सही होगा वो अपने को मिल जाएगा। ठीक है, करके देखिए एक बार इसको। ऑप्शन बी नहीं होगा, डी 16 करने पर, वो देखो तो 16 करने पे आएगा, नहीं आएगा जी। 16 दूना 32, 2 पाई, 2 cos 2 पाई का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो 0 दिया है, ये वाला सही ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। देखना, a का पावर 32 अगर कर रहे हैं तो यहाँ मिलेगा cos 32 इंटू पाई बाय 64। फिर नीचे में आ जाएगा हाँ sin 32 64, और इसी तरह से माइनस sin 32 पाई बाय 64 cos 32 पाई बाय 64। पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा पाई बाय 2, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये अपना हो गया 0। फिर उसी तरह से वहाँ पाई आएगा -1, हाँ वो तो माइनस ऑलरेडी है, वैसे भी हाफ हाफ सब में हो रहा है। फिर इसमें भी हम लोग को 1 मिलेगा और यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, तो इसीलिए आंसर यही है। ठीक है, तो ये सब ऑब्जर्वेशन चीज़ है कि हमको कैलकुलेशन में ज़्यादा फंसना नहीं है। हम देख रहे हैं 32 और 64, आधा हो जाता है, आधा देखें फट सब पता चलना चाहिए कि हमारा ये आंसर हो रहा है ना। ये स्पीड होगा यहाँ करने का मतलब ही है कि हम जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि मेरा जो स्पीड है वही स्पीड तुम लोग का भी हो जाए। पैरेलल हम लोग चलेंगे तब ना हम लोग उतना कवर कर पाएंगे, नहीं तो फिर अगर हम स्पीड चल जाएं, तुम लोग पीछे हो जाओ, तो सारा कहानी वहीं पर बंद हो जाएगा। कोशिश करना है कि जो स्पीड एकदम मेंटेन रखना है, तभी जाकर पूरा सिलेबस में एकदम मजबूत पकड़ आएगा। और हर चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लिंक करेंगे। आज जो पढ़ रहे हैं कल वाले क्लास में फिर उसको लिंक करेंगे, कैसे वो कनेक्ट हुआ है ना। अभी जैसे डिटर्मिनेंट का छोटा छोटा थ्योरी बताएं, अभी डिटर्मिनेंट का सब प्रॉपर्टी को हम 10 टोटल प्रॉपर्टी आता है, 7 से 10 प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी को हम लिंक करेंगे, और जो एक प्रॉपर्टी याद हुआ सारा का सारा उसी से लिंक हो जाएगा। ठीक है, रैंकिंग चीज़ सब कुछ आता है। चलो इसको लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ, जेड का तो यही तो थी, जेड का जब क्लास हुआ ना तो उसमें ये थी इनरोल, इसीलिए इनको अच्छे से पता है ये कैसे होता है। जेड में ऐसा देखो, जेड का क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछा था जहाँ तक हम पढ़ाए थे, उसके हिसाब से। हाँ, वो अलग बात है कि नहीं पढ़े होगे, याद भूल गए हैं तो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछा था। पढ़ाने से बाहर बिल्कुल नहीं है। हाँ, पढ़ाने के बाहर तो नहीं गया था, इतना तो हम भी कहेंगे। जो हम पढ़ाए थे, क्योंकि जितना लोग पढ़ा था सबसे पता चल ही गया कि जो पढ़ाया गया है वहीं से ही उठा क्वेश्चन। तो प्लस पॉइंट है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप भरोसा के साथ काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पेपर 1 जिनका जीएस वाला एरिया ठीक है वो उनके लिए पेपर 1 ठीक लगा होगा। फिर इधर जैसे मैथ्स का सेक्शन में एक ही दिक्कत कर दिया कि वो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कर दिया था, उनको पहले भी क्लियर। हाँ, उसे ए बी अरेंजमेंट जो था, अरेंजमेंट में आपको डेरिवेशन अगर पढ़े हो तो बनता है, और डेरिवेशन नहीं पढ़े हो तो दिक्कत होता है। उसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए। हाँ, ऊपर से सबको इसीलिए ना हम क्लास में जब करा रहे थे तो वे बोल रहे थे कि ये डेरिवेशन ध्यान रखना है, कि इस तरह का स्टेप्स को याद रखेंगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं पूछेगा, पूछ ही दिया आखिर वो सब चीज़। चलो हो गया, आगे बढ़े यहाँ से। हाँ, ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये क्वेश्चन सिंपल तो दिख रहा है। अगर तुम लोग, अच्छा रुको, तुम लोग को हम दिखाते हैं एक क्वेश्चन ऐसा हम ढूंढे थे, ये भी हो जाएगा, ये नहीं है,
अच्छा हाँ, इसका इन्वर्स एक बार देखो तो क्या होना चाहिए। मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका इन्वर्स पूछ रहा है, गेट एग्जाम में आया हुआ है, गेट 1994 में पूछा था ये, उस टाइम उस वहाँ का क्वेश्चन है ये, वो उस टाइम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता था। बस जस्ट देखो ट्रू और या फॉल्स, दो में से कोई एक चीज़ होगा। ये फॉल्स लग रहा है। अगर हम इसमें चेक करें जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, डायगोनल एंट्री इंटरचेंज होता, -5 1, यहीं पर गलत हो गया देखो 5, तो सीधा आंसर खत्म। हाँ उधर भी वहाँ भी गड़बड़ा रहा है, वहाँ भी साइन चेंज नहीं करके रखा है। एक मिनट, हम लोग क्वेश्चन उल्टा तो नहीं पढ़ दिए हैं, रुको रुको रुको। द मैट्रिक्स इज एन इनवर्स ऑफ दिस, ओ उल्टा पढ़ रहे हैं हम लोग। एक मिनट, हो सकता है फिर भी शायद वही होने वाला है। हाँ हाँ वही हो रहा है, वही हो रहा है। 5 -4 1 -1 इसका इन्वर्स पूछा था, तब भी वही हो रहा है, वही गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर -1, यहाँ 5, यहाँ होता हमारा -1, यहाँ 4 और नीचे में उसका डिटर्मिनेंट आता। लेकिन सब तो उल्टा। डिटर्मिनेंट तुम लोग निकाले हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर -1 हो गया तो सारा पलट जाएगा खेल। अभी ये तो निकाले ही नहीं है, तो कैसे हम लोग डायरेक्ट बोल पा रहे हैं। डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा। निकालिए डिटर्मिनेंट, -5 और उधर से -4, पलट गया सारा चीज़। अच्छा खेल हो गया। यहाँ -1 आ रहा है, अब जैसे पलट माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 1 -4 1 -5। अब देखो अब सही हुआ, इसका इन्वर्स वही आ रहा है ना, तो ये ट्रू है। ध्यान रखना है, यही गलती होता है। तुम लोग भी बोले, हमें वही चल रही है। डिटर्मिनेंट ध्यान रखना था, वो छूटा तो गया। उतना सिंपल तो देता नहीं, उतना सिंपल देगा नहीं, ऐसे सिर्फ एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। इतना सिंपल वो देगा नहीं, वही बात वही है कि इतना सीधा कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो क्लू है, तो यही चीज़ था इसका। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, रैंक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट, ये भी रैंक है। हाँ, इसका डिटर्मिनेंट बताना। पहले मैट्रिक्स को पहचानो और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना है। 1 होगा। कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अभी अभी हम लोग देखे थे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्री होता है उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वही डिटर्मिनेंट होता है। तो सीधा आंसर है यहाँ पर हम लोग का 1। उसको क्या हटाएंगे, हाँ उससे वैसे अगर निकालना चाहो तो वैसे निकाल सकते हो, लेकिन हम क्यों उतना सोचेंगे। हम देख रहे हैं ना कि डायगोनल एंट्री हमारा ये था और उसके ऊपर में तो सब एंट्री अपना 0 है, तो पता चल गया कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ, हाँ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, खत्म। इसका रैंक खत्म हो गया क्या। एक ये क्वेश्चन है, एक इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो तो। ए हमारे पास ये दिया हुआ है ना, और ये 0.1 है, ध्यान रखना 0.1 है। ये आपका इन्वर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फिर बताना है कि a + b का वैल्यू कितना आएगा। बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, आप a फाइंड करो, a आपको क्वेश्चन दे रहा है, इसका इन्वर्स निकालो और दिए गए इन्वर्स से उसको इक्वेट करो, ½ a 0 b, और उसके बाद आप a और b को फाइंड करके a + b चेक कर लो। वो पूछा है असली क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करके बताओ क्या आना चाहिए आंसर इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये सब 12th क्लास का बच्चा लोग भी कर देता है। पहले आता था, 2005 का क्वेश्चन है, अब नहीं देता है। गेट अपना लेवल बढ़ा दिया है। और इसमें भी देखना, ये लिखा हुआ है डबल ई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है। हम लोग का मैथ्स वाला जो जितना टिपिकल क्वेश्चन रहता है वैसा क्वेश्चन हम लोग को नहीं आता है। वो लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल रहता है। वो लोग को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, यही सबसे क्वेश्चन उठाता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता। इसीलिए हम बोल रहे हैं प्रिपरेशन के टाइम पर आप कोशिश करो कि गेट का जो टॉपिक हम लोग से यहाँ मैच कर रहा है इस सिलेबस से कम उसका MCQ जरूर बनाना है। वो MCQ बहुत फ्रूटफुल है इस तरह का एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए।
अगर तुम लोग ध्यान दोगे, पिछला वीडियो भी देखे होगे तो कुछ क्वेश्चंस हम बताए थे, वो क्वेश्चन एकदम इसी के समकक्ष था, एकदम मैच कर गया था वो। हाँ बना था, इतना तो हम भी कहेंगे बना था। कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन बन गया था, लीनियर का क्वेश्चन बना हुआ था। चलो इसको देखो क्या होता है। हो गया, इसका इन्वर्स कितना आया होगा? ए मैट्रिक्स जो हमको दिया हुआ है, अगर हम इसका इन्वर्स निकालें तो ए इन्वर्स हो जाएगा 3 2, यहाँ पर आपका 0 ही रहेगा और यहाँ पर हो गया 0.1, ठीक है। और उसको इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट आपका कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी कि कुल मिला के जो हमारा मैट्रिक्स बना है 3/6, 0.1/6, यहाँ 0, 2/6, तो ये हो गया आपका हाफ 0.1/6, 0, 1/3, ठीक है। अब इसको किससे मिलाना था? ये दिया हुआ ए इनवर्स से मिलाना है, तो मैच करेंगे तो देखेंगे कि ए का वैल्यू अपने को मिल रहा है 0.1/6, इट मीन्स 1/60, और बी का वैल्यू अपने को क्या मिला? 1/3। अब पूछा है, दोनों का सम पूछा है, तो 1/60 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60, यहाँ हो जाएगा 1 2, 3/60। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, सही है? अरे एक मिनट, हम कहीं तो गलती किए हैं, एलसीएम लेने में गलती तो नहीं कर दी है, लग रहा है। 360 नहीं, ठीक तो है, हमको लग रहा है कैलकुलेशन में। हाँ 60 का 1 हो गया, और इधर से 20 है ना, 3 दूना 6, हाँ 21/60 आ रहा है, फिर काटेंगे इसको। तो हो गया 3 7 21, 7/20, यही है, ठीक है। हाँ हाँ, इतना एकदम किसी में कभी क्या हो जाता है ना सर कि ये ए बी और डी नहीं होकर के पक्का सी हो जाता है। वो हिडन ट्रायल है, लेकिन लगाना नहीं है, वैसे मैथ्स का क्वेश्चन है। पॉसिबल, हाँ ये बात तो सही है। किसी को भी फर्स्ट आई साइड में लगेगा ना कि सब जगह 3 जगह तो 20 दिखा, यहाँ 60 दिख रहा, लगाओ यहाँ पर, लेकिन वो है नहीं, वो यही सब कन्फ्यूजन होता है। जो पहले से इंट्यूशन लेके हम लोग जो चलते हैं ना कि यही वाला होगा, वो गलत है, वो चीज़ नहीं होता है। क्योंकि हम लोग मैथ्स का स्टूडेंट, हम लोग ऐसे नहीं मान सकते कि ये होगा, जो भी है, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग को और भी मिलेगा, और भी जैसे जैसे हम लोग का क्लासेस आगे बढ़ते चलेगा। जैसे यहाँ पर देखो रैंक का क्वेश्चन है, रैंक का क्वेश्चन तुम लोग को सिखा दे रहे हैं कि कैसे टेस्ट करना होता है, बहुत आसान है। कभी भी कोई मैट्रिक्स तुमको मिल रहा है, ए सपोज करो n/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स n/n ऑर्डर मैट्रिक्स। अब अगर बाय चांस पता चला कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ, तो इससे तुमको क्या क्या हाइलाइट्स पता चला, अभी बस सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे। ये इंप्लाई करेगा ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा नंबर इसी से इंप्लाई होगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। तीसरा नंबर क्या होगा? ऑल रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऑल columns are linearly independent. And last, rank of the matrix is equal to n and nullity is equal to 0, और ये सब एक दूसरे को इम्प्लाई करेगा, ठीक है। ये पहले भी हम बताए थे जेड का क्लास में भी कि ये सब के सब एक दूसरे को इम्प्लाई करता है कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का 0 हुआ, नॉन जीरो हुआ, तो ए नॉन सिंगुलर हुआ, नॉन सिंगुलर मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और ये दो चीज़ हैं, कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स रहा उसका रो और कॉलम हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहता है। प्लस इतना चीज़ जानने के बाद ये भी याद रखना है कि रैंक जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ही हो जाएगा, n के बराबर है, ठीक है। ये सिर्फ इसी में होगा, जब जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहा तब तब n इसमें आएगा रैंक, और नॉलिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो रैंक घटेगा, फिर n से घट जाएगा, कितना भी हो सकता है वो, ठीक है। तो सबसे तुम लोग बस इसका हमको डिटर्मिनेंट बताना,
क्या होगा नहीं होगा, रैंक हो सकता है तो घट भी सकता है, बस डिटर्मिनेंट चेक करके देखो कि क्या आ रहा है। अगर मान लेते 0 हो जाएगा तो फिर क्या दूसरा तरीका है वो भी बता देंगे अभी, और उसी के साथ आज का क्लास को वाइंड अप करना है। जीरो आ रहा है, देख लेते हैं। 1 -1 -1 -1, यहाँ +1 +1 नहीं +2, तो जी है, हम गलती कर दिए हैं क्या, देख लेते हैं। -1 ठीक है, सही है, यहाँ 1 कर दिए। पहले -0 क्यों लिया है, पहले तो वो होगा। अच्छा हाँ, ये उल्टा कर दिया यहाँ पर, दिमाग मेरा इतना दौड़ रहा है कि हम कुछ भी कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक सही, तो यहाँ पर आ गया, क्या हो गया यार, तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट देखो 0 आ रहा है, तो हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि हमारा जो रैंक है वो 3 होना चाहिए। अगर नॉन जीरो होता तो ज़रूर बोलते कि 3 आएगा, तो उसको कैसे इवेलुएट करोगे, उसको हम लोग देखेंगे एक्लॉन फॉर्म के हेल्प से। एक्लॉन फॉर्म अगर कन्वर्ट कर पाते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम सिखा दे रहे हैं, बहुत सीधा सी चीज़ है, कोई ज़्यादा नहीं है। 1 क्या क्या एंट्री था, पहला वाला में 1 1 1 दिया हुआ है, 1 -1 0 1 1 1 ऐसे कुछ दिया है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी देखो तुम लोग ना एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसका जो 2 रो है वो तो सेम हो चुका है। हमको याद होना चाहिए कि जैसे ही रो सेम होता है डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो इतना हम लोग को निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ता। वो ऑब्जर्व नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही देखा कि 2 रो एक दूसरे का मल्टीपल हुआ या सेम हो गया तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो सीधे सीधे हम लोग हिट करेंगे एक्लॉन फॉर्म में। तो एक्लॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है देखना, यहाँ पहला एंट्री 1 होगा और उसके सारा नीचे हमको इसको 0 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, R2 - R1 कर लो और एक ऑपरेशन लगाना R3 - R1। तो यहाँ से हमको मिला 1 1 1, यहाँ हो जाएगा 0 2 -2 -1 और ये 0 0 0। ठीक है, R2 ओहो एक चीज़ छूट गया है, आधा आधा कर दिए हैं। R2 - R1 है और ये वाला R3 - R1 है। ठीक है, सेकेंड वाले रो से फर्स्ट वाले रो को हम घटाए हुए हैं। ठीक है, तो सेकेंड वाला रो अपना क्या मिल रहा था, 1 -1 0 और फर्स्ट वाला रो ये मिला था। जैसे ही घटाओगे तो ये 0 हो गया, यहाँ -2 यहाँ -1, तो वही एंट्री लिखा हुआ है। और देखो दोनों रो को फिर R3 से R1 को घटाएंगे तो सीधे सीधे 0 आ गया। तो ये चीज़ हो गया हमारा स्टैंडर्ड एक्लॉन फॉर्म। ठीक है, पहला एंट्री अपना 1 है, उसके नीचे में देखो दोनों 0 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ एंट्री नॉन जीरो है, इसके नीचे 0 हो गया। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ भी ऑलरेडी 0 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को ढूंढना है। हाँ, नॉन जीरो रो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 हो रहा है, ये 2 है, एंड यही हो जाएगा आपका रैंक। ठीक है, ये जो एक्लॉन फॉर्म है, एक्लॉन फॉर्म टेक्निक हर मैट्रिक्स में काम करेगा, चाहे वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, कुछ भी रखो सब में काम करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लॉन फॉर्म। ठीक है, ओके।
तो हम सिखा देंगे। अगला क्लास में हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। रैंक तो छोटा सा चीज़ है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम लोग एक्लॉन फॉर्म को ही यूज करके सॉल्व करेंगे। हर बार डिटर्मिनेंट निकाल नहीं पाओगे, 10 बाय 10 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, कहाँ निकालेंगे, उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग का आगे चल के आइगन वैल्यू वाला टॉपिक में भी यूज होगा, जहाँ ज्योमेट्रिक मीन ये सब निकालते हो। ठीक है, तो आज का क्लास को यहीं हम लोग वाइंड अप करते हैं। जितना भी हमारा स्टडी मटेरियल होगा, सारा का सारा स्टडी मटेरियल ऐप में एकदम क्लास के बाद वो चला ही जाता है। और उसमें तुम जो भी अगर कुछ छूट भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से दोबारा देख लो, फेयर कर लो, दोबारा उसको रिपीट भी कर सकते हो क्लास को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।